कैसे हैं आप लोग और क्या हालचाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है, मेंडल का तीसरा नियम वगैरह हम लोग पढ़ चुके थे। इनकम्प्लीट डोमिनेंट, कंप्लीट डोमिनेंट भैया सब पढ़ लिए, है ना। कोडोमिनेंस। अब है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हमें पता है मेंडल 1865 में, ठीक है। ये है क्या, देखो हम आज पढ़ने क्या वाले हैं। अब बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है यार, ये मत बोलना कि कठिन है, ठीक है। इससे सिंपल दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है ना। और आज हमारे कल्लू और गोरे अनुपस्थित हैं, ठीक है, तो आज आपको ही समझाना पड़ेगा। ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। अब देखो 1865 में जो मेंडल का नियम था वो प्रकाशित हुआ, ठीक है, 1865 में। इसके बाद क्या था, वो 1900 तक वो क्या रहा, अज्ञात रहा, है ना। देखो मेंडल अपने जीते जी इतने बड़ी खोज कर गए थे, तीनों नियम दे गए थे, सब कुछ बता गए थे, लेकिन फिर भी 1900 तक ये अज्ञात रहा, ठीक है। जब जब 1900 में तीन वैज्ञानिक आते हैं, ह्यूगो डिवरीज, कॉरेंस और वार्नॉग, ठीक है। वो तीनों वैज्ञानिक मिल करके मेंडल के नियम को रीडिस्कवर करते हैं, है ना। और फिर वो दुनिया के सामने बताते हैं कि भैया जो मेंडल चचा खोज के गए तो बहुत बड़ी खोज है ना। तब मेंडल को सब लोग पूजने लगे, लेकिन तब तक मेंडल जी सिधार चुके थे, है ना, जा चुके थे। अब क्या हुआ, मेंडल ने अपना नियम दिया और उसमें बताया था ना, क्या बताया, मेंडलियन कारक, ठीक है। मेंडल ने कारक, फैक्टर, ठीक है, जीन शब्द को कारक के रूप में व्यक्त किया, ठीक है। मेंडल जीन नहीं बोल रहे थे, मटर के पौधे के जो लक्षण थे जीन नहीं बोल रहे थे, वो कारक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या क्या चीज कर रहे थे, तो मेंडल कारक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। जो जीन शब्द है ना, वो 1909 ईस्वी में जीन शब्द की जीन को खोजा गया, जिसका नाम था जोहानसन, है ना। जोहानसन एक वैज्ञानिक थे जो 1909 ईस्वी में जीन को खोजे। उन्होंने बताया कि इसको जीन बोलते हैं, लेकिन मेंडल जब अपना नियम कर रहे थे ना, तभी से वो इसको बोले कि ये कारक है, इसमें लक्षण उपस्थित रहते हैं, ठीक है। सोच, जोहानसन से कितने गुना आगे थे मेंडल चाचा, है ना। और आज इन लोगों से कितने गुना पीछे हैं हम सभी लोग। बताओ, हम सभी लोग इनके बनाए गए सब्जेक्ट, इनकी दी गई चीजों को आज सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं। और उस समय ये वैज्ञानिक, ये व्यक्ति इन चीजों को खोज के चले गए, दुनिया को दे के चले गए, दुनिया को बता के चले गए, लेकिन आज हम इन सभी चीजों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। एक काम दे दो तो कहेंगे ये नहीं करना है, ये तो हमें आता ही नहीं। बताओ। अच्छा, आप लोग अपने दिमाग से सोचो, क्या इन सभी लोगों से हम पीछे हैं या फिर नहीं हैं? यदि आप लोग आगे हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तो लगता है मैं तो बहुत पीछे हूं, है ना। इनकी बताई गई चीजों को सिर्फ आज हम पढ़ रहे हैं, हम लोग कुछ नया डिस्कवर नहीं कर रहे हैं। और आपको लग रहा हो कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, 12th का एग्जाम देने जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, आगे जाके नीट के एग्जाम क्रैक करने वाले हो, बहुत बड़ा काम करने वाले हो, तो बच्चे बहुत बड़ा काम ये नहीं है, ठीक है। बिल्कुल एक छोटा सा माइन्यूट सा काम है, समझ रहे हो। तो ये सीन था उस समय का कुछ। और आपको बता दें कि 1900 के बाद से ही सूक्ष्मदर्शी की खोज होने लगी। किसकी? सूक्ष्मदर्शी की, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, है ना। तो इसमें हमने क्या देखा कि जब माइक्रोस्कोप की खोज प्रगति पर थी, तो कुछ वैज्ञानिक, मेंडल ने नियम अपना दिया था, कुछ वैज्ञानिक इधर की तरफ मुड़ आए, किधर की तरफ, तो कोशिका की तरफ, सेल की तरफ, ठीक है, सेल। और इस कोशिका के अंदर वैज्ञानिक देख पा रहे थे कोशिका विभाजन, ठीक है, सेल डिवीजन।
ठीक है, सेल पहले तो सेल छोटी और सेल के अंदर जो डिवीजन हो रहा है वो भी छोटा। तो जब वैज्ञानिक सेल डिवीजन को देख पा रहे थे तब, क्योंकि यहां पे जो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे, समझना, कोशिका है, जैसे ये कोशिका है, ये केंद्रक है ना। कोशिका की खोज यदि पूछा जाए तो 1665 में, है ना, रॉबर्ट हुक, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कर दी थी और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो क्या होता है कि जो वाल्डेयर थे, वाल्डेयर जो इस केंद्रक के अंदर जो रंग बिरंगी संरचना थी ना, है ना, इसको आपके एनसीईआरटी में बोला गया है, बड़ा अच्छा नाम लिया गया है, रंग जाने के कारण रंगीन काय, है ना, क्रोमोसोम, ठीक है। जो है वाल्डेयर ने ये जो क्रोमोसोम थे, हिंदी में भी यही लिखना है क्रोमोसोम, है ना, रंगीन काय, ठीक है, रंग जाने वाली संरचना जिसको बोला गया रंगीन काय, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम इनको बोल दिया गया, इनकी खोज कर दिए गए, कौन, वाल्डेयर ने, है ना। इन रंगीन सूत्रों को बोला कि ये क्रोमोसोम है। क्या है? ये क्रोमोसोम है। हिंदी में बोला ये गुण सूत्र हैं। क्या है भैया? याद रखना, गुण सूत्र हैं। तो वाल्डेयर इतना किए ही थे, गुणसूत्र था। लेकिन आगे क्या बढ़ा कि जो सटन और बॉवेरी, ठीक है, ये 1900 की बात थी। 1902 ईस्वी में क्या होता है कि 1902 ईस्वी में भैया दो वैज्ञानिक आते हैं, ठीक है, वाल्टर सटन और थियोडोर बॉवेरी। ये जो वाल्टर सटन और थियोडोर बॉवेरी आते हैं, ये इन्हीं गुणसूत्रों को मैच कर देते हैं मेंडेलियन कारक के साथ, ठीक है। गुणसूत्रों की स्ट्रेटजी समझ जाते, केंद्रक के विभाजन को देख करके बताते हैं, अच्छा 4 केंद्रक बने, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब चीजें हो रही इसमें। अब मेंडल नियम ऐसे दिए थे, है ना। मेंडल का नियम क्या था बताओ? कोई कारक है, हम जैसे कारक ले लेते हैं, कोई लंबा कारक है, ठीक है, लंबा के लिए हमने इस्तेमाल किया कैपिटल टी, फिर इस कारक के युग्मक बनते हैं। क्या आया? कैपिटल टी अलग हो गया, अर्धसूत्री विभाजन हो गया, ठीक है। दूसरा कारक लिए बौना, फिर इसके युग्मक बने स्मॉल टी अलग हो गए। ये मेल था और ये फीमेल था, है ना। फिर ये आपस में मिले, क्या बना? कैपिटल टी, आधे लक्षण इसके आधे लक्षण उसके। यदि इस मेल के 40 गुणसूत्र हैं तो इसके भी 40 गुणसूत्र होंगे, इसके भी 40 गुणसूत्र होंगे। जब यहां पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 20 इसमें गए, 20 इसमें गए। मेंडल ने उस समय इसको दे दिया, उस समय इसको बता दिया, लेकिन बताया ये कारक हैं। जब 1909 में जोहानसन ने जीन की खोज की, तब समझ आया लोगों को, तब लोग समझ पाए कि अच्छा ठीक है, देखो जैसे मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, मेल है, 46 गुणसूत्र तुम्हारी मम्मी में भी होंगे, है ना, या तुम जिसे शादी करने वाले हो उसके भी होंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हारे बच्चे के भी 46 गुणसूत्र होंगे, ये कैसे हो गया? तुम्हारे 46 और तुम्हारी शादी करने वाली उसके भी 46, है ना, मतलब तुम्हारी पत्नी के भी 46, तो तुम्हारे बच्चे के 46 कैसे हो गए बताओ? कितने होने चाहिए? 4 4 8 6 6 12 92 गुणसूत्र होने चाहिए तुम्हारे बच्चे के अंदर। कैसे होते हैं? तो यही पूरा नियम इसमें समझाया गया, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत। तो ये कुछ पॉइंट थे, इनको लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंडेलियन कारक से गुणसूत्रों, मनुष्य के जो गुणसूत्र हैं, ठीक है, कोशिका के अंदर, उनसे इनकी तुलना कर दी गई, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, और मैं इसको आदेश अगर हो तो मैं इसको मिटा दूं, ठीक है। अच्छा रुकिए, इसमें कुछ लिख लीजिए पहले। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए वाल्टर सटन और थियोडोर बॉवेरी वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत। उसमें लिखिए कि 1865 में मेंडल ने अपना नियम प्रकाशित किया, उसके बाद से 1900 तक ये अज्ञात रहा। 1900 में 3 वैज्ञानिक मेंडल के नियम को रिडिस्कवर करते हैं और फिर मेंडल के नियम को सही बताते हैं, ठीक है। यहां पे जो भी आप पॉइंट अपने हिसाब से लिखना चाहें लिख लीजिए। फिर आप ये लिखेंगे वंशागति का जो गुणसूत्री सिद्धांत है, इसमें आप कुछ पॉइंट लिखिए, ठीक है। लिखिए कि वाल्टर सटन और थियोडोर बॉवेरी ने देखा कि क्रोमोसोम का व्यवहार भी जीन जैसा ही है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है।
ये जो वैज्ञानिक थे ना, ये वैज्ञानिक, इन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम है, ठीक है, क्या है, जो क्रोमोसोम ऐसे संरचना होती है, ठीक है, क्रोमोसोम का व्यवहार भी जीन जैसा है, ठीक है। और जीन उस समय क्या इंडिकेट किया, मेंडेलियन कारक के ऊपर, ठीक है, जीन जैसा है। फिर क्या इन्होंने बताया, इन्होंने बताया, इसमें लिख सकते हैं, ये पॉइंट लिखिए, ठीक है, इन्होंने मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम की गतिविधियों द्वारा समझाया, है ना। मेंडल के जो नियम थे उनको क्रोमोसोम की गतिविधि, क्रोमोसोम किस प्रकार से गति कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, आगे जाके क्या बना रहा है, उस गतिविधि को इन्होंने समझाया। कोशिका विभाजन की समसूत्रण एवं अर्धसूत्रण विधियों में गुणसूत्रों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इसे समझा जा सकता है। जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। देखो गुणसूत्र भी युग्म के रूप में, एक युग्म देखो ये, एंड दूसरा युग्म ये, और जीन भी युग्म के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कैपिटल टी है, ठीक है, जैसे कैपिटल टी वाला जीन ये हुआ और कैपिटल टी वाला जीन ये हुआ। जीन भी गुणसूत्र के रूप में, इधर गुणसूत्र जीन भी युग्म के रूप में, गुणसूत्र भी युग्म के रूप में। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, और इसमें और लिख लो कि गुणसूत्रों का व्यवहार मेंडेलियन कारक के समान है, वाल्टर और सटन ने बताया। जैसे मेंडेलियन कारक जोड़े में, उसी तरह गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं। जिस प्रकार से जो मेंडेलियन कारक हैं वो देखो जोड़े में है, कैपिटल टी स्मॉल टी जोड़े में, उसी तरह सेम गुणसूत्र भी कैसे होते हैं, तो गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं, ठीक है। कारक युग्म बनते समय आधे हो जाते हैं, वैसे ही गुणसूत्र भी युग्मक जनन के दौरान आधे हो जाते हैं। ये जो कारक है युग्म बनते समय आधा आधा हो गया ना, उसी तरह गुणसूत्र भी युग्मक बनते समय आधे आधे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मेरा गुणसूत्र है 46 वाला, जब युग्मक बनेगा, नर युग्मक मादा युग्मक बनेगा, मादा तो नहीं बनेगा भैया, है ना, मादा तो, है ना, नर बनेगा, तो नर युग्मक में जो गुणसूत्र जाएगा ना वो आधा हो जाएगा। 46 का आधा कितना होता है, 23, तो 23 गुणसूत्र मेरा होगा, और 23 गुणसूत्र मतलब मेरा नहीं, हाँ ठीक है, चलो मेरा और उसका मान लेते हैं, ठीक है। तो 23 गुणसूत्र उसका भी होगा, 23 और 23 46। छोटा सा बच्चा आएगा उसके अंदर कितने गुणसूत्र होंगे, 46 गुणसूत्र होंगे। ये पूरा गेम है, और इस पूरे गेम में समझने वाली बात यह है कि आपको अर्धसूत्री विभाजन पता होना चाहिए। कोशिका के अंदर, सेल के अंदर डिवीजन कैसा होता है, ये अगर आपको पता है तो ये गेम आप समझ जाएंगे। जितना बोला हूं उतना लिख लेना, ठीक है। अब देखो, अब इस गेम को समझाने का प्रयास करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग 11th में सही तरीके से कोशिका विभाजन को समझे नहीं होंगे, ठीक है। और जो आपके एनसीईआरटी में इमेज दी हुई है ना इन्हीं लोग की, सटन और बावेरी की, वो कोशिका विभाजन को दिखा रहा है, लेकिन अब समझना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि 11th में आपने कोशिका विभाजन पढ़ा नहीं है, सेल डिवीजन। और अगर नहीं पढ़े तो चुपचाप जाके पढ़ भी सकते हैं, है ना, हमारे वीडियोस हैं, 11th की पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे पूरे वीडियोस हैं, जाके देख लो, पढ़ो। जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेता है। जैसे सेल डिवीजन आपको पता है ना, G1 फेज होता है, यस फेज होता है ना, G2 फेज होता है, फिर मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस होता है ना। ये सेल डिवीजन का पार्ट होता है। G1 फेज, एस मतलब, G1 का मतलब गैप 1 फेज कोशिका का, फिर गैप 2 फेज, गैप 2 फेज आने के पहले एक होता है यस फेज। यस फेज क्या होता है, सिंथेसिस होता है। यदि डीएनए 1 है तो यस फेज में वो डीएनए 2 हो जाएगा। यदि डीएनए 1 किलो है, यस फेज में डीएनए 2 किलो हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आपका एम फेज होता है, एम फेज में 4 फेज आते हैं, ठीक है। और एम फेज को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनोसिस। ये जो पूरी घटना होती है एम फेज वाली, कैरियोकाइनोसिस होती है। एम फेज में क्या होता है, प्रो मेटा एनाटीलो, देखना, प्रो मेटा एनाटीलो, है ना। देखो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। इतना हुआ। इसको बोलते हैं कैरियोकाइनोसिस। कैरियो मतलब कोशिका के अंदर जो केंद्रक है,
ठीक है, इस घटना को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, है ना, केंद्रक विभाजन। केंद्रक के बाद क्या विभाजन होता है, देखो जैसे ये आपकी कोशिका है, ठीक है, ये केंद्रक है, सबसे पहले ये केंद्रक विभाजित होगा। केंद्रक विभाजन होने के बाद इसके अंदर यहां पर जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, वो विभाजित होगा। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस, है ना, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। किसका होगा, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, ठीक है। तो इसमें समझते कैसे हैं, मेंडल ने, देखो इन्होंने अपने नियम में यही बताया, और यदि आप इसे नहीं बनाए हैं तो अभी आप इसमें और भी कुछ ऐड कर लीजिए, फिर बस समझना रहे, ठीक है। कुछ मैं पॉइंट्स लिख के लाया हूँ, मुझे लगा कि भाई इम्पॉर्टेंट है, बहुत सर्च किया यार, ये वीडियो बहुत दिन मतलब उस तरह ले रहा हूँ, बहुत सर्च करने के बाद छोटे छोटे पॉइंट मिल रहे हैं। एनसीईआरटी में इस कदर लिखा हुआ है कि समझना बहुत डिफिकल्ट है भैया है ना। देखो, एक जीव में 4 प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, ये पॉइंट डाल के लिख लो। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, एक जीन के 2 कारक समजात गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। एक जीन के जो 2 कारक होते हैं वो समजात गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, है ना। या फिर आप उसके नीचे ये भी लिख लेना कि सटन और बॉवेरी ने बताया कि इनका जो नियम था, ठीक है, वाल्टर सटन और थियोडोर बॉवेरी, गुणसूत्री, है ना, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि जनकों के 2 समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। जनक के, देखो इन्होंने पॉइंट वाली बात बताई कि जनक के, है ना, 2 समजात गुणसूत्र जनन के समय, हाँ जनन के समय ही होते हैं, समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। अभी देखना, ये गुणसूत्र हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जब जनन के समय जनक के 2 समजात गुणसूत्र हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, तो ये अलग होंगे। अलग कैसे होंगे, तो ये बीच से एक रेखा आएगी और ये अलग निकल जाएगा, ये अलग निकल जाएगा, ठीक है। यदि ये लंबा वाला गुणसूत्र कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, ठीक है, कैपिटल टी गुणसूत्र है, ये लंबा गुणसूत्र है, ठीक है। अगर ये जाएगा तो शरीर लंबा होगा, तो एक गुणसूत्र ये अलग होगा, एक गुणसूत्र ये अलग होगा, एक दूसरे से ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। फिर लिखिए, तथा फिर नर व मादा युग्मकों में संयुग्मन होते हैं, ठीक है। जैसे ये नर का गुणसूत्र है, किसका, नर का, ये चिन्ह नर का होता है, ये मादा का, ये मादा का गुणसूत्र था, ठीक है, वो भी अलग हुआ। अब इनको बोलते हैं हम क्रोमैटिड्स, है ना, क्रोमैटिड्स। तो एक गुणसूत्र इस नर के, ये लंबा वाला, ये भी लंबा वाला ही था, है ना, तो एक गुणसूत्र इसका लंबा वाला और एक इसकी मादा का लंबा वाला, है ना। आपके जो गुणसूत्र हैं वो आधे आपके पप्पा से मिले हैं और आधे आपकी मम्मा से, इसीलिए आपको पापा भी समय समय पर कूटते हैं खूब और मम्मी भी कूटती हैं, है ना। और कोई कूटता हो तो बताओ, उन दोनों के सिवाय कोई मारता है तुमको, नहीं मारता, कोई मारेगा भी नहीं, ठीक है। अब उन्होंने अपना गुणसूत्र दिया है तो भाई मारेंगे तो भाई ना, कोई और दिया होता तो वो भी तुमको मारता, है ना। ये देखो, तो आधा गुणसूत्र इधर मिल गया, आधा गुणसूत्र इधर मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया, ठीक है। इसमें लिखना चाहें तो लिखेंगे कि प्रजनन के समय, जनन के समय जनकों के 2 समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होते हैं, तथा फिर वह नर व मादा युग्मकों में संयुग्मन होते हैं, जिनके फलस्वरूप युग्मनज की संख्या पुनः द्विगुणित होती है। कैसी होती है, द्विगुणित, हम द्विगुणित और हमारी वो भी द्विगुणित, जो बच्चा हुआ वो भी द्विगुणित। क्यों, क्योंकि आधे गुणसूत्र हमारे, आधे गुणसूत्र उसके, बच्चा भी बन गया द्विगुणित, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ, तुम लोग समझ भी जाते होगे, मजे लेने के चक्कर में कहोगे भैया नहीं समझ आया, है ना। अब पीट भी दूंगा अगर इस बार समझ नहीं आया तो, याद भी रखना, ठीक है। जाइगोट में समजात गुणसूत्रों का दोबारा संयुग्मन को अनुमान लगाया गया कि गुणसूत्र ही मेंडल के अनुवांशिक कारक हैं। क्या बताया गया कि गुणसूत्र ही मेंडल के अनुवांशिक कारक हैं, और इसी आधार पर सटन और बॉवेरी ने 1902 ईस्वी में वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत
प्रस्तुत किया, ठीक है। और सटन ने जब ये प्रस्तुत किया ना, तो उसके बाद ही जोहानसन आ गए, ठीक है। इनका था अनुवांशिकी का जीन सिद्धांत, ठीक है, अनुवांशिकी का जीन सिद्धांत, जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। 1909 ईस्वी में जोहानसन आ गए, जीन की खोज कर दिए। तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी, चलता रहा, है ना। मॉर्गन ने किया था अनुवांशिकी का जीन सिद्धांत। किसने प्रस्तुत किया? मॉर्गन ने। और जो ये कारक मिले थे इनको जोहानसन ने जीन बोल दिया, ठीक है। अब देखो, अब खिलवाड़ शुरू कहाँ से होता है, मेन खिलवाड़ शुरू कहाँ से होगा। अबे यार इसमें लिख गया भैया ये तो, चलो इसको मिटाते हैं अब, ठीक है। ये भी सजा दिया मैं। एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा था, मुझे लगा थोड़ा सा ही पढ़ा के निकल जाते हैं। फिर मुझे लगा कि मैं तो डिटेल से पढ़ा रहा, अब डिटेल से पढ़ा रहा तो मैं डिटेल से ही पढ़ाऊंगा, है ना। थोड़ा सा पढ़ा के नहीं निकलूंगा ताकि इन लोग के पल्ले भी पड़ जाए, यानी रोते रह जाओगे भैया यूट्यूब पे कोई समझा ही नहीं रहा सही तरीके से, और हम इतने कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं कि हमें समझ भी नहीं आता। मेंडल वाला जैसे वो वाला नियम बताओ, ये पहला नियम, वो सारी तीसरा नियम स्वतंत्र अभ्युहन का क्या लिया था मेंडल? गोल पीला, है ना, समझ जाना, झुर्रीदार हरा। गोल पीला कैपिटल आर, पीला कैपिटल वाई, स्मॉल और स्मॉल वाई, ठीक है। इसके जब युग्मक बने, आधा इसमें आधा इसमें, फिर इसके युग्मक स्मॉल वाई, है ना। इसके युग्मक क्या बने? कैपिटल वाई, ठीक है। मेंडल ने ये बताया। फिर यही कैपिटल वाई आपस में मिल जाते हैं, क्या बनाते? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यहाँ वाला समझते हैं, है ना, कि कैपिटल आर कैपिटल वाई कैसे बना, ठीक है। देखते हैं, जैसे जैसे जीवन फेज में, है ना, दो गुणसूत्र थे इसमें, कैपिटल आर और कैपिटल वाई के। जैसे देखो, ये मेंडलियन कारक 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो कोशिका के अंदर भी 4 गुणसूत्र थे, 1 2 3 4। ऊपर वाले कौन से थे? ये था कैपिटल आर, ये वाला कौन सा था? कैपिटल वाई। बिल्कुल सिंपल है समझना, ठीक है। ये कौन सी फेज है? तो ये है G1 फेज, G1 गैप, है ना, G1 फेज है ये, ठीक है। अब मैं कोशिका नहीं बनाऊंगा, अब सिर्फ केंद्रक बनाऊंगा, ठीक है। अब G1 फेज के बाद S आता है, S मतलब सिंथेसिस फेज। अगर एक गुणसूत्र है तो 2 हो जाएगा, तो इसका 2 करो, क्या आएगा? कैपिटल आर, फिर इसका भी 2 करो, इस वाले का कैपिटल आर, फिर इन दोनों का भी 2 करो, कैपिटल वाई, फिर इनका भी 2 करो, कैपिटल वाई, है ना। ये कौन सी अवस्था थी? तो ये यस अवस्था थी, सिंथेसिस अवस्था। और सिंथेसिस अवस्था इसमें हो रही है, फिर ये पहुंचाया G2 फेज में। G1 फेज से कहां पहुंचा? G2 फेज में। और जब G2 फेज में ये पहुंचता है, ठीक है, तो जो इसके जो वो है गुणसूत्र हैं, वो इक्वेटर की तरफ अलाइन होने लगते हैं, इक्वेटर की तरफ। तो ये कैपिटल आर ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, कैपिटल वाई ऊपर नीचे, देखना, ये कैपिटल आर, है ना, फिर देखना कैपिटल वाई, ये ऊपर जाने लगा, ठीक है। अब इधर देखना, एक इधर आ गया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, एक इधर आ गया, है ना। इक्वेटर की तरफ अलाइन होने लगे, ठीक है। और इसी को बोलते हैं अर्धसूत्री फर्स्ट, ठीक है। कौन सा विभाजन है ये? तो ये अर्धसूत्री फर्स्ट का जो है मध्यावस्था फर्स्ट है, ठीक है। क्या है? तो अर्धसूत्री फर्स्ट का ये मध्यावस्था फर्स्ट है। और ये दोनों समजात गुणसूत्र है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। कैसे क्रोमोसोम है? तो ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, समजात गुणसूत्र हैं। अब ये समजात गुणसूत्र के अंदर क्या होता है कि बीच से यहां पे केंद्रक का विभाजन होता है ना, केंद्रक द्रव्य का। जब ये केंद्रक द्रव्य का विभाजन होता है, ठीक है, यानी कि ये विपरीत ध्रुवों की ओर तो गति कर गए, अब केंद्रक का विभाजन होगा। तो जब केंद्रक का विभाजन हो जाएगा तो यहां से देखो 2 चीजें बनेंगी, 1 2, ठीक है। फिर इसमें बनाओ, ये बना ऊपर,
ये बना, फिर इधर ये बना, फिर इधर ये बना। ऊपर वाले में क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये बन गया, ये बन गया, युग्मक बना। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई। अभी पूरा नहीं बना है ये, क्या हुआ, अभी पूरा नहीं बना है, हमें ये बनाने हैं ये 4 युग्मक, है ना। तभी तो हमने बोला कि एक जीव में 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब इसमें इतना गुणसूत्र बन जाएगा तो अब इसी में होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की पश्चा अवस्था सेकंड। यहां पर क्या होगा, अर्धसूत्री सेकंड की पश्चावस्था सेकंड। ठीक है, अब अर्धसूत्री होगा तब ये कोशिकाएं आधी आधी होंगी। फिर देखना, अभी ऊपर वाले का आधा आधा करो, ये करो, ये करो, ये करें, ये करें, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर इसको भी आधा आधा करो। ये कोशिका विभाजन समझने की बात है, जिसने कोशिका विभाजन को समझ लिया, समझो सब कुछ समझ लिया, है ना। और बाकी अगर ये नहीं समझ पा रहे हो तो कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन इस वीडियो को तुम चुपचाप देखते जाओ एक बार, बस एक बार तुम्हें देखना ही है और कुछ करना नहीं है। ठीक है, क्या हुआ, जब ये बना तो फिर ये बीच से क्या हुआ, केंद्रक द्रव्य का फिर विभाजन हुआ। जब केंद्रक द्रव्य का फिर विभाजन हुआ तो ऊपर वाली एक कोशिका बनी, नीचे वाली एक। जो ऊपर वाली कोशिका बनी उसके अंदर 2 क्रोमोसोम थे, कैपिटल आर के कैपिटल वाई के। नीचे वाले में फिर उसमें 2 क्रोमोसोम थे, कैपिटल आर के कैपिटल वाई के। फिर इसमें भी 2 क्रोमोसोम थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर इसमें भी 2 क्रोमोसोम थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब युग्मक कौन सा बनेगा, देखो युग्मक बना कैपिटल आर वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये देखो, एक जनक के कितने युग्मक बन गए, 4 युग्मक बन गए, है ना। तो इन्होंने यही बताया, वाल्टर सटन और थियोडोर बॉवेरी ने। ये तो बन गए, ये तो लोग मान लिए कि हाँ बन गए हैं, लेकिन कुछ लोग थे वो ये नहीं माने, बोले भैया जो मेंडल इसमें, मतलब माने वाने की बात नहीं, वो मजाक कर रहा हूं मैं, है ना। फिर इन्होंने किया कि जो मेंडल इसमें स्वपरागण करा दिए थे, स्वपरागण कराएं तो इसमें 4 युग्मक मिले हमको। ठीक है, 4 युग्मक क्या क्या मिला था, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। बोले अब ये 4 युग्मक हमें निकाल के दिखाओ। तुम तो कैपिटल आर कैपिटल वाई तो निकाल दिए, गुणसूत्र में दिखा दिएगा ऐसे ऐसे हो रहा है, ये 4 युग्मक निकाल के दिखाओ। तो फिर इन्होंने वाल्टर सटन और बॉवेरी ने क्या किया, फिर 4 युग्मकों को निकालने के लिए फिर से वो दिया, फिर एक ग्राफ बनाया। जो दूसरा ग्राफ है एनसीईआरटी का ग्राफ नंबर 5.9, ये दूसरा ग्राफ भी इसी पर आधारित है, जो मेंडल का डुअल क्रॉस था, ये वाले क्रॉस पर, है ना। देखो मिटा दो इसको, मैं लिखना चाहो तो लिख लो, बनाना चाहो तो बना लेना। और उसमें बिल्कुल सिंपल बता दिया गया है, ज़्यादा अवस्थाएं नहीं दी गई हैं। अच्छा देखो, अगर उसके हिसाब से बताया जाए तो, और देखो उसमें कलर पेन का यूज हुआ है। अब मेरे पास कलर पेन तो है नहीं, ब्लू और ब्लैक मार्कर है ना, तो उसमें कलर सारी चीज़ें कलर्ड हैं, तो कलर में समझने में थोड़ा सा आसानी होती है। यहाँ पे अर्धसूत्रण फर्स्ट से दिया है, अर्धसूत्रण फर्स्ट मतलब आपको कहाँ से दिया है, ये संभावनाएं दे दी गई। देखो इसमें संभावना फर्स्ट है, संभावना सेकंड है ना। तो अगर इसको बनाया जाएगा तो देखा जाएगा कि ये केंद्रक है, कोशिका नहीं बना रहा, केंद्रक है। इसमें गुणसूत्र है 4 गुणसूत्र, इनको क्रोमैटिड बोलते हैं। ये कैपिटल आर का है, फिर ये स्मॉल आर का है, फिर ये कैपिटल वाई का, फिर ये स्मॉल वाई का। ठीक है, फिर ये केंद्रक अगली अवस्था में जाता है, ये जीवन फेज थी, यस अवस्था में जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ये देखो कैपिटल आर, फिर देखो स्मॉल आर, फिर देखो कैपिटल वाई
फिर स्मॉल वाई, है ना, ये हुआ। फिर जब इसके आगे बढ़ेगा ये, फिर इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट की मध्यावस्था फर्स्ट होगी, है ना, क्या होगा, तो अर्धसूत्री फर्स्ट की मध्यावस्था फर्स्ट जब होगी तो ये सब इक्वेटर की तरफ एलाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो तो ये सभी इक्वेटर की तरफ एलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये इक्वेटर की तरफ एलाइन होंगे तो इसमें कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि जैसे कैपिटल आर वाला ये गुणसूत्र इधर एलाइन हुआ, ठीक है, फिर इधर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई वाला एलाइन हो गया, है ना। फिर इधर की तरफ जो इक्वेटर की तरफ आया, ये आ गया इधर आपका स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई की तरफ, ये ऐसे अलाइन हुए, है ना। जब ये इक्वेटर की तरफ अलाइन हो रहे हैं तो यहां पर दो कंडीशन होती हैं कि ये जो कैपिटल आर है ना, इस कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई वाला गुणसूत्र भी जा सकता है ना, और इस स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई वाला गुणसूत्र भी आ सकता है ना। बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल। अर्धसूत्री विभाजन की फर्स्ट अवस्था में जो ये इक्वेटर में जो एलाइन हुए ऐसे हो गए हैं। तो अगर हम फर्स्ट स्टेज में देखेंगे, संभावना फर्स्ट, है ना, पहली संभावना, तो हम इसी के हिसाब से चलेंगे। हमको दो गुणसूत्र मिल गए, कैपिटल आर, फिर ये क्या मिला, कैपिटल वाई, है ना। फिर नीचे क्या मिला, ये वाला अलग हुआ, ये वाला फिर अलग हुआ। क्या हुआ, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई से संभावना फर्स्ट है ये, है ना। जब संभावना फर्स्ट के हिसाब से हम आगे चलेंगे तो इसी का अब होगा अर्धसूत्री सेकंड की मध्यावस्था सेकंड। जब अर्धसूत्री सेकंड की मध्यावस्था सेकंड होगी तो क्या होगा, ये अलग अलग होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, सेम बिल्कुल ऐसे ही, कैपिटल आर कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल आर और स्मॉल वाई, फिर इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई। मैं ब्लू मार्कर ले लेता हूँ। अब चार युग्मक जो इसके बनेंगे देखना, अभी चार युग्मक बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई बन गया, ये क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या बना, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये बना स्मॉल आर स्मॉल वाई। चार तो युग्मक हमें नहीं मिले, लेकिन दो युग्मक मिले हैं, एक कैपिटल आर ये वाला, तो हमें ये युग्मक मिल गया, और कैपिटल आर स्मॉल वाई ये वाला युग्मक मिल गया। ये दोनों युग्मक हमें नहीं मिले, तो ये दोनों युग्मक कब मिलेंगे, कंडीशन सेकंड में। और कंडीशन सेकंड में ये हो रहा है, देखना अभी, जो कैपिटल आर वाला है वो कैपिटल वाई से नहीं मिल रहा है, वो स्मॉल वाई से मिल रहा है, समझना, ठीक है। गुणसूत्र अपना बना लियो, संभावना दो। और इधर वाला क्या हो रहा है, जो स्मॉल आर है वो कैपिटल वाई से मिल रहा है, क्योंकि मेंडल ने तृतीय नियम में यही तो बताया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लक्षण स्वतंत्र है, कोई किसी में भी जा सकता है। क्या है, लक्षण स्वतंत्र हैं, कोई किसी में भी जा सकता है। तो इधर ही ऐसे करके ये लोग सुन रहे थे लक्षण, अपना कूद के पहुंच गए, है ना। फिर क्या हुआ, फिर इसमें मध्यावस्था सेकंड, वो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की मध्यावस्था सेकंड आई, फिर ये आधे आधे में बटे, सॉरी अभी नहीं आएगी, अभी तो पहले इसमें बटेंगे ये, है ना। ये बना लेगा, गुणसूत्र पहले बना दो। ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन कठिन नहीं है, ये मत बोलना, है ना। मानता हूं डिफिकल्ट है लेकिन कठिन नहीं है। अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री सेकंड की मध्यावस्था सेकंड, अब ये गुणसूत्र होंगे आधे आधे, है ना। फिर बीच में दीवार पर बनेगी, आधे आधे गुणसूत्र होंगे, तो समझना, देखना, ऊपर एक गुणसूत्र गया कैपिटल आर,
स्मॉल वाई का गुणसूत्र गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई का गुणसूत्र गया। इसका क्या गया, स्मॉल आर का गुणसूत्र गया, कैपिटल वाई का गुणसूत्र गया, फिर स्मॉल आर का गुणसूत्र गया, कैपिटल वाई का गुणसूत्र गया। ये आधे आधे हुए। अब चार युग्मक निकालो, क्या बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई। बताओ कितना सिंपल है। इससे सिंपल और कुछ हो सकता है क्या? इसमें का निकाल दो, स्मॉल आर कैपिटल वाई फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई। क्योंकि मेंडल अपने नियम में बताते ही हैं कि तीसरा नियम स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है। लक्षण ऐसे जा रहा था लेकिन लक्षण ऐसे भी चला गया, तो चार युग्मक ये बन गए, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये देखो पहली संभावना में लक्षण ये बन रहे थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। लेकिन जब लक्षण बदले, लक्षण तो स्वतंत्र थे, कोई किसी में भी जा सकता था, है ना। जैसे शादी के पहले तुम स्वतंत्र हो, तुम किसी से भी शादी कर सकते हो, है ना। लेकिन शादी होने के बाद तुम उस हिसाब से अच्छे तरीके से स्वतंत्र नहीं रह पाओगे, है ना। तो इस तरह लक्षण इसमें भी है, कुलक्षण किसी में भी जा सकता था, लक्षण की शादी थोड़ी ना हुई थी। लक्षण अगर ये वाला गया तो ये बना दिया, ये वाला आया तो ये बना दिया। इसीलिए तो मेंडल ने बताया कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि सभी लक्षण आपके स्वतंत्र हैं। ठीक है, गोल के साथ हरा भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि गोल सिर्फ प्रभावी लक्षण के साथ ही रहेगा, पीला के साथ हमेशा। ठीक है, गोल के साथ हरा भी आ सकता है, समझ रहे हो। ये था भैया, काफ़ी ये थोड़ा सा कठिन था, है ना, मानता हूँ ये कठिन था, लेकिन इतना ज़्यादा कठिन नहीं था जितना तुम लोग समझते हो और वीडियो देखने के लिए कतराते रहते हो, इतना भी कठिन नहीं था ये। ठीक है, एनसीईआरटी का भी सेकंड पार्ट आएगा अपना, ये वाला मधुमक्खी वाला, है ना, ये ड्रोसोफिला जो है टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन और जो उनके जो है वो थे सहयोगी थे ना, वो मधुमक्खी पर अपना एक और प्रयोग के वो बताए थे। तो मुझे लगता है वो उस बात को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहाँ तक बहुत हो गई है, परेशान हो गए, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक, अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।